हमारे सामने मेरा प्यारा बच्चा आज जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट में उम्मीद करता हूँ, शायद मुझे लगता है कि सेकंड लेक्चर ही आई थिंक होगा। सेकंड या थर्ड लेक्चर है फिलहाल। पहला लेक्चर जो था मेरा बच्चा, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड के जो टाइप होते थे, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस और इसके अलावा जो चार टाइप होते थे अट्रैक्शन फोर्स की बेसिस पे, उस चीज को कवर किया। दूसरे लेक्चर में हमने यूनिट सेल बताया, यूनिट सेल प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, इसके अलावा जो होता था मेरा प्यारा बच्चा, मैंने आपको ये भी कवर किया कि पैकिंग इफिशिएंसी क्या होता है। आज के लेक्चर में ये जो पैकिंग होता है, हम इस पैकिंग को सीखेंगे कि भाई 3D में पैकिंग होती कैसे है, और कुछ न्यूमेरिकल के पर भी जाएंगे, देखते हैं न्यूमेरिकल को भी सीखने की कोशिश करेंगे। ध्यान देते हैं। एक्चुअली में मेरा प्यारा बच्चा एक चीज समझो, एक्चुअली पैकिंग होता क्या है। जैसे कि माना अगर मैं कोई सब्सटेंस ले लूं, तो उस सब्सटेंस के अंदर अगर मैं 3D व्यू में देखूं, तो आपको मालूम है कि जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का मतलब आप लोग जानते हो, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का मतलब होता है एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ये एटम और आयन और मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से 3D फॉर्म में अरेंज होते हैं। लेकिन अब यहां पर वो अरेंज तो 3D फॉर्म में है, लेकिन मैं उसको कैसे स्टडी कर रहा हूं, ऑब्जर्व कैसे कर रहा हूं। इसीलिए पैकिंग को तीन हिस्सों बांटा गया, 1D 2D 3D। मतलब ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे माना आपके सामने कोई बुक है, माना कि मैं जैसे कोई भी बुक उठा लेता हूं। हमने कहा कि माना जैसे ये आपकी कोई बुक है, ठीक। अब अभी ये जो बुक है वो एक 3D व्यू में है। अब 3D व्यू में तुम इसको 3D में देख रहे हो तो 3D में कुछ ऐसा देख रहे हो। 2D में जाओगे तो एक इंडिविजुअल पेज में देखोगे। आप ये देखोगे कि भाई कोई भी एक इंडिविजुअल पेज है, उस इंडिविजुअल पेज में पार्टिकल कुछ ऐसे, मतलब एक लाइन में है और एक हाई ब्रेथ में है। तो उसमें लेंथ और ब्रेथ दो चीजें आ जाती हैं। 3D में उसको हाइट भी मिल जाती है। और अगर 1D में देखोगे तो एक सिंगल सी लाइन में देखोगे। मतलब एक्चुअली में जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल होते हैं, ये आपस में अरेंज होके बनाते हैं सॉलिड को। लेकिन उस सॉलिड को हम पहले एक एक करके एक एक डायमेंशन में समझने की कोशिश करेंगे, 1D 2D और 3D में। तो चलिए पैकिंग में हम समझते हैं कि पैकिंग किस तरीके से होती है। यहां पर मैंने कुछ इमेज लगा रखी हैं, उस इमेज से आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। जितना यहां पर थ्योरी दी जा रही है वो मोर देन सफिशियंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम, और प्लस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होते हैं जैसे नीट और छोटे ठीक ठाक वाले, उनके भर के लिए काम भर की थ्योरी है। ठीक, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं क्लोज पैकिंग को वन डायमेंशनल में बात करता हूं, वन डायमेंशनल का मतलब एक सिंगल लाइन की ही बात की जाती है। तो वन डायमेंशनल में एटम को क्या किया जाता है, साइड बाय साइड रखा जाता है इस तरीके से। एटम को कुछ इस तरीके से साइड बाय साइड रखा जाता है। ये हुई बात नंबर एक। तो अगर यहां पर तुम किसी भी एक कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल को देखो, किसी भी एक कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल को देखो, तो ये कितने अदर कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल से डायरेक्टली अटैच है, तो आप देखोगे कि वो दो से डायरेक्टली अटैच है। इस चीज को एक नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक शब्द आता है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। वो पूछता है कि बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। वन डायमेंशनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो आप कहोगे कि वन डायमेंशनल पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। हर कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल किसी दो के साथ अटैच होता है सराउंडिंग वाले में। आप कहो सर इस वाले को पकड़ो, तो ऐसा नहीं, आप जबरदस्ती का बहस नहीं करोगे, क्योंकि वो क्रिस्टल में और आगे जाएगा। क्रिस्टल, हमने उस क्रिस्टल का छोटा सा पार्ट लिया है। तो ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वो एक्सेप्ट सबसे आउटर वाले एटम को, सबसे आउटर वाले एटम को तुम कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि आउटर वाले तो ऑब्वियस चीज है कि दो को नहीं अटैच करेंगे। इन जनरल भाषा में देखो तो हर एक कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो होता है वो दो पार्टिकल से डायरेक्टली अटैच है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली कितने एटम से या कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल से अटैच है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वन डायमेंशनल पैकिंग में हर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। और वन डायमेंशनल पैकिंग में हम एटम या कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल को साइड बाय साइड एक लाइन में अरेंज करते हैं। ये 1D में अरेंज करने का तरीका होता है सिंपल वे में। अब आप देखते हैं 2D में। अब 2 डायमेंशनल में जब मैं कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल को अरेंज करता हूं, तो 2 डायमेंशनल में कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल को अरेंज करने के तरीके होते हैं दो। कैसे भाई 2D बनाओगे, कैसे 2D बनाओगे आप 1D से। 1D का मतलब जैसे ये तुम पेन देखो, ये वन डायमेंशनल में है, इसके ऊपर एक पेन और सर अच्छा। ये पेपर में, क्या बता रहे हो विजन? सर ये पेपर में बनाने को आता है ना स्क्वायर ना ना, पैकिंग हेक्सागोन। बनाने के लिए देखो नहीं आता है। एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें से एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है। अब ऐसे नहीं आएगा किसको बना के दिखाओ, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है। नंबर पे क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या कहना चाहते हो, इससे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? ये सर मतलब एक नंबर क्वेश्चन किस टाइप के आते बेटा हैं इससे? पहले पहले पढ़ लो, फिर देखो कि कितने नंबर के आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि सर पहले हमको नंबर बता दीजिए तो हम क्लास बंद करके जाए। ठीक है, तो ऐसा ना करो, पहले अच्छा पढ़ लो, उसके बाद खुद आइडिया लगने लगेगा। मतलब क्वेश्चन बनेंगे इससे? क्या बता रहे हो विजन?
सर मतलब इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? अरे मालिक अभी शुरू तो किया हूँ, पहले शुरू तो होने दो, सीख लो, खुद ही बताऊंगा, ठीक है। हर टॉपिक में तो बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, परेशान ना हो। आज हमें लग रहा है जो ज्यादा एक्साइटेड हो तुम बेटा, ध्यान दो। अब हमने कहा कि 2D देखो बनता क्या है, 2D बनता है वन डायमेंशनल से। वन डायमेंशनल से कैसे बनता है, जैसे माना ये एक पेन है, अब इस पेन के ऊपर एक पेन और रखते जाओ, एक पेन और रखते जाओ, तो देखोगे एक प्लेन जैसा बनने लग जाएगा। तो ये जो 2 डायमेंशनल पैकिंग होती है वो 2 डायमेंशनल पैकिंग होती है 1 डायमेंशनल लेयर से। तो भाई अब 1 डायमेंशनल लेयर तुमने ले लिया, पहली 1 डायमेंशनल लेयर ले लिया, इसको तुमने एक नाम दे दिया, दैट इज नोन एज ए। अभी मैं सब बताऊंगा कि कैसे 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 क्वेश्चन बनते हैं, आप भी बिल्कुल ध्यान पे समझो। अब हमारे सामने एक तरीका क्या है, एक तरीका हमारे सामने ये है कि जो मैं दूसरी लेयर रखूं उसके नीचे तो कुछ ऐसे ही रखूं कि वो बिल्कुल सिमेट्रिकल वैसे पोजीशन पे आए, मतलब उस एटम के जस्ट नीचे ये एटम आए, मतलब दूसरे एटम के जस्ट नीचे यहां पे आए, मतलब दूसरी लेयर ये सोच के रखा गया है कि वो पहली एटम के जस्ट नीचे आए, क्योंकि ये पहली लेयर और दूसरी लेयर बिल्कुल एक जैसी लग रही है, इसको भी हम ए पैकिंग ही कहेंगे। सिमिलरली अगर हम तीसरी लेयर की बात करें तो ये भी ऊपर वाले से सेम है, बिल्कुल वैसा ही रखा गया, तो इसको भी ए ही लेयर बोलेंगे, और चौथी वाली को भी ए लेयर बोलेंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से पैकिंग होती है। मतलब 2D जब 1D से बनाए तो पहला तरीका क्या है कि 1 डायमेंशनल की जो लेयर होती है उसके जस्ट नीचे दूसरी लेयर, जस्ट नीचे तीसरी लेयर, जस्ट नीचे चौथी लेयर। इस तरीके की जो पैकिंग होता है इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते क्यों हैं, हम इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसलिए भी कहते हैं मेरा प्यारा बच्चा, क्योंकि अगर तुम इसमें किसी एक इंडिविजुअल एटम को पकड़ो, फिर वही चीज लास्ट वाले साइड वालों को नहीं देखोगे, अगर तुम बीच में किसी भी एक इंडिविजुअल एटम को पकड़ो तो उससे जो डायरेक्टली अटैच है इनके अगर न्यूक्लियस को तुम जोड़ोगे तो देखोगे कि तुम्हें एक स्क्वायर मिलेगा। देखिए जो हमने एटम लिया है उससे डायरेक्टली अटैच यही केवल 4 एटम है, केवल डायरेक्टली अटैच 4 एटम है, और इनके अगर सेंटर को हम जोड़ते हैं तो तुमको स्क्वायर मिलता है। इसलिए इस टाइप की पैकिंग को हम एक नाम दे सकते हैं, दैट इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जैसे कि विजन पूछ रहा था कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछ आते हैं, किस तरीके के आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि 2 डायमेंशनल पैकिंग को एक्सप्लेन करो, नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। आपका 1 वर्ड क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछेगा कि 2D पैकिंग में 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग किस टाइप की पैकिंग होती है, तो यहां पर लेयर का जो अरेंजमेंट है उसकी बेसिस पे इसका एक नाम और देते हैं, क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं ए टाइप पैकिंग। ए टाइप पैकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सारी लेयर जो होती है वो एक जैसी होती है, ठीक है, इसलिए इसको ए टाइप पैकिंग बोलते हैं। बात नंबर 1, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं क्योंकि किसी भी एक एटम के जो एडजेसेंट डायरेक्टली अटैच एटम के सेंटर को जोड़ो अगर न्यूक्लियस को, तो आपको एक स्क्वायर मिलता है। इसमें तुम किसी भी कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली 4 एटम से अटैच है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनली स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, 2 होता है, 8 होता है, कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई 4 होता है, आप उस पर टिक कर दोगे। तो ये जो पार्ट है, जो थ्योरेटिकल हिस्सा है, इसको आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखना है, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बनते जाएंगे वो मैं आपको खुद आइडिया देता जाऊंगा। अब इसी में 2 डायमेंशनल पैकिंग में अब हमारे सामने एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई हम पहली लेयर तो चलो रख दिए, पहली 1D लेयर हमने यहां पर रख दी, ठीक, पहली 1D लेयर यहां रख दी, मैं यहां नीचे समझाता हूं शायद समझ में आ जाए। मैंने क्या कहा मेरा प्यारा बच्चा कि हमने पहली 1 डायमेंशनल लेयर यहां पर रखी, जैसे हमने इस तरीके से पहली 1 डायमेंशनल लेयर रख दी, चलिए ये 1 डायमेंशनल लेयर रख दिया। अब दूसरी लेयर मैं ये सोच के रख रहा हूं कि ये पहले वाले के जो वाइड थे उनके गैप को कवर कर ले, मतलब ये जो बीच में गैप दिख रहा है अगली लेयर के जो एटम हैं इनको कवर कर ले, मतलब एटम को कुछ ऐसे रखा जाए कि जो अगले वाला जो है उनको वो कवर कर ले, उनको वो क्या कर ले, कवर कर ले। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि पैकिंग थोड़ी और अच्छी हो। अब तुम खुद देखो मेरा प्यारा बच्चा, इस वाली पैकिंग में स्पेस देखो कितना ज्यादा छूट जा रहा था, इसमें स्पेस थोड़ा कम छूट रहा है, ऐसा नहीं कि छूट नहीं रहा है लेकिन कम छूट रहा है, ये थोड़ा ध्यान दो। अब जब हम तीसरी लेयर रख रहे हैं तो तीसरी लेयर फिर से यही सोच के रखेंगे कि जो सेकंड लेयर है उसके एटम को वो जो बीच में गैप है उसको वो कवर कर ले, जो जो दूसरी लेयर के बीच के एटम है उनके गैप को वो क्या कर ले, कवर कर ले, थर्ड वाली लेयर के एटम्स या कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल। अगर तुम ऐसा करते हो, इस तरीके से पैकिंग करते हो, पहली लेयर तुमने लगाई, पहली लेयर को तुमने नाम दिया ए लेयर, दूसरी लेयर तुमने ये सोच के रखा कि वो पहली लेयर के बीच के जो गैप है उनको कवर कर ले, ऐसा सोच के जब रखा तो वो थोड़ा उसका
जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगा पहले वाले से, जस्ट ऊपर नीचे नहीं आएगा, तो उसको बोलेंगे बी लेयर। लेकिन जब तीसरी लेयर हम सेकंड लेयर के बीच के गैप को कवर करने के हिसाब से रखेंगे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वे में तुमको क्या देखने को मिलेगा, वो ये देखने को मिलेगा कि जो पहली लेयर है और थर्ड लेयर है उनके एटम जस्ट एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। देखो जस्ट एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, मतलब जो तीसरी लेयर है वो पहले जैसी सेम है और चौथी दूसरे से मैच करेगी। मतलब तुम यहां पर ये देख रहे हो कि जब इस तरीके से लेयर का कॉम्बिनेशन किया जाता है तो पहली लेयर अलग, दूसरी लेयर अलग, तीसरी लेयर फिर पहले जैसी सेम, चौथी लेयर सेकंड वाले से सेम। इसलिए मैं इस टाइप की पैकिंग को एक नाम और दे सकता हूं, इसे मैं क्या कह सकता हूं, ए बी टाइप पैकिंग। ए बी टाइप पैकिंग बोलते हैं। ये काफी ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अगर मैं आईआईटी की बात करूं तो वो लोग इसको पैराग्राफ में देना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। ऐसे ही डायग्राम बना के थोड़ी बहुत नॉलेज लिख देंगे, पैराग्राफ की लैंग्वेज लिख देंगे, फिर 3-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे वन वर्ड में। तो इसको नॉलेज को पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। वहां पर फिर से वही बात हो गई कि यहां पर किसी भी अगर एक एटम को तुम पकड़ोगे, उससे देखोगे कि कितने एटम डायरेक्टली अटैच हैं, तो देखोगे 6 एटम डायरेक्टली अटैच हैं। क्योंकि 6 एटम डायरेक्टली अटैच है तो इस तरीके की पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो 6 माना जाएगा। और इस टाइप की पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी भी कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल के तुम अगर चेक करो तो वो करस्पॉन्डिंग 6 नेबर एटम से डायरेक्टली अटैच होता है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। फिर वही बात, आप ये नहीं कि सर लास्ट वाली को देखने लग जाओ, क्योंकि उसके बाद क्रिस्टल और आगे जाएगा, तो इस बेसिस पे इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला गया। पैकिंग किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी क्रिस्टल के अंदर 3D में होता है, लेकिन उस 3D को देखने का नजरिया भी तो होता है भाई। जैसे तुम्हारा एक घर बन रहा है तो आप जानते हो कि घर का जो मैप बनता है वो हम कई तरीके से बनाते हैं। हम उसी घर को एक नॉर्मल कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं पेन से 2D में कि भाई ये कमरा है, ये इधर ये बालकनी है, ये क्या है, ऐसे 2 डायमेंशनल में व्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी को आजकल 3D व्यू बनने लग गए हैं। तो हम कैसे देख रहे हैं किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने का केवल नजरिया यहां पर बदल रहा है। हम पैकिंग को 1 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल तक जाएंगे। 1 डायमेंशनल में जब बिल्कुल अंदर जाके देखेंगे तो हम देखेंगे कि एटम के जस्ट बगल बगल में एटम रखे हैं। 1 डायमेंशनल पैकिंग में हर एटम 2 से डायरेक्टली अटैच है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। 2D पैकिंग के 2 तरीके होते हैं। पहले 1D की जो लेयर है उसके जस्ट नीचे 1D की लेयर रख दो। ऐसा करने पे तुम्हें जो 2D पैकिंग मिलेगी उसको कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसको हम ए टाइप पैकिंग भी कहते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है 2D लेयर बनाने का कि पहली लेयर रखो, दूसरी लेयर ये सोच के रखो कि वो पहली लेयर के गैप को कवर कर ले, तीसरी लेयर ये सोच के रखो कि वो सेकंड लेयर के गैप को कवर कर ले। इसमें पहली लेयर और तीसरी मैच करेगी, सेकंड एंड फोर्थ मैच करेगी, इसलिए इसको ए बी टाइप पैकिंग कहते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है क्योंकि हर कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल करस्पॉन्डिंग 6 एटम से डायरेक्टली अटैच होता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन दोनों में पैकिंग इफिशियंसी किसकी ज्यादा अच्छी है? ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना सकते हैं एक नंबर में। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हाँ बिल्कुल सही है, सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो वाइड बहुत कम छोड़ता है। यहां पर वाइड देखो कुछ ज्यादा ही छूट जा रहा है, गैप ज्यादा हो रहा है। तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इन दोनों की पैकिंग में किसकी पैकिंग इफिशियंसी अच्छी है? हेक्सागोनल की। जब तुम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हो तो उसमें तुमको यह देखने को मिलता है कि जो वाइड होते हैं ये 2 तरीके के मिलते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर। इसको हम बोलते हैं अपर एपेक्स, लोअर एपेक्स। इसको नाम ऐसे उसमें दिया गया किताबों में, थ्योरी में। मैंने जानबूझ के थ्योरी यहां पर लिखा नहीं, लिखने का कोई मतलब नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं वही सब लिखा मिलता है। उसको वर्ड की फॉर्म में कुछ ऐसे ही लिखा मिलेगा। उसको अपर एपेक्स बोलेंगे वाइड को, और जो नीचे ट्रायंगुलर वे में है उसको लोअर एपेक्स बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया 2D पैकिंग में। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ड्रॉ नहीं कर पाओगे। भाई 2D वाला तो तुम ड्रॉ कर ही सकते हो भाई। 2D वाला ड्रॉ करने में क्या है, 2D वाले ड्रॉ करने में पहले एक लेयर लेना और उसी लेयर में जस्ट नीचे एटम रखते चले जाना। जब एटम रखते चले जाना, एग्जांपल होता है? बिल्कुल नहीं, एग्जाम्पल 3D के होते हैं। मतलब अभी हेक्सागोनल पैकिंग से एक बनाओगे तब 3D का एग्जाम्पल जाएंगे, क्योंकि क्रिस्टल तो 3D में ही मिलता है ना तुम्हें। तो ऐसा नहीं कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर रखे हुए, 2D लेयर रखे हुए कुछ क्रिस्टल 3D में मिलेंगे, तो एग्जाम्पल हम 3D में ही बात करेंगे। अभी तुम क्रिस्टल के बाहर नहीं आए, अभी क्रिस्टल के अंदर हो, प्लेन को देख रहे हो, एक प्लेन, उसके ऊपर दूसरा प्लेन, उसके ऊपर तीसरा प्लेन। तो जब 3D में आओगे तब एग्जाम्पल देंगे हम, ठीक।
तो ये देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया। इसी में माना जैसे पहली लेयर तुमने ये लिया, दूसरी लेयर पहले वाले के गैप को कवर करते हुए रख दिया, तो तुम्हारा हेक्सागोनल बन जाया करेगा। तो बनाने में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपसे 2D तक का ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। और फिर लैंग्वेज भी लिख सकते हो, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही लैंग्वेज लिख सकते हो कि इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसको ए टाइप पैकिंग बोलते हैं क्योंकि सारी लेयर एक जैसी होती हैं, इसको ए बी टाइप पैकिंग बोलते हैं, इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। बहुत सारी जानकारी मिल गई आपको। अब हम आएंगे कि 3D पैकिंग होती कैसे है। 3D पैकिंग जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू बताया था, जैसे कि अगर माना ये बुक है, इस बुक का तुम एक पेज देखो तो ये पेज 2D है। अब एक 2D लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखते चले जाओगे जब, तो देखो हाइट मिल जाएगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई एक सिंगल पेज जो है वो 2 डायमेंशनल ही होता है, लेकिन जब इन 2D के ऊपर 2D की लेयर रखते चले जाओगे तो तुम्हें 3D मिलेगा। लेकिन अब तुम्हारे पास ये लेयर जो थी 2D वाली लेयर, ये दो तरीके की है। तो क्वेश्चन भी, कॉन्सेप्ट भी यही क्रिएट हो जाता है कि हम 3D को किसकी मदद से बनाएं। 3D पैकिंग को या तो स्क्वायर की मदद से करें या तो हेक्सागोनल से करें। मिक्सिंग वाले क्वेश्चन यहां पर नहीं है कि एक स्क्वायर रखें फिर एक हेक्सागोनल रखें। जो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, जो एग्जांपल है उसमें देखा गया या तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D बनता है या तो हेक्सागोनल के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो अब आ जाते हैं 3D पैकिंग में। 3D पैकिंग में जब हम आते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग में, तो दो तरीके हो गए। पहला तरीका कि मैं किसका यूज करूं, मैं 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज करूं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग तुम्हें पता था। जब तुम ऐसा करते हो, जब तुम स्क्वायर क्लोज पैकिंग यूज करते हो, जैसे पहली स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर हो गई, यहां पे प्रॉपर बना नहीं लेकिन ऐसे 3D में कुछ हो गया, पहली लेयर, इसके ऊपर दूसरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर रखी गई, तीसरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर रखी गई, चौथी स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर रखी गई। तो देखने को क्या मिला कि इसमें हर एटम के नीचे एटम आता जा रहा है। मतलब जो पहली लेयर है वो दूसरी लेयर से मैच कर रही है। तो अगर मैं इस पहली लेयर को ए बोलूं तो ऊपर वाली लेयर को भी ए कहेंगे, इसको भी ए कहेंगे, इसको भी ए कहेंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ए टाइप पैकिंग। अब आपको सर ए टाइप पैकिंग दो में आ गया था, स्क्वायर में भी आ गया था, सॉरी हाँ स्क्वायर वाले में भी आ गया था, लेकिन वो 2D के केस में था। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में उसको हम ए टाइप पैकिंग भी कहते हैं और इसको हम भी ए टाइप कहते हैं। उसको ये सोच के कहते थे एक सिंगल सिंगल लाइन को हम देखते थे एक सिंगल सिंगल लाइन सिमेट्रिकल हो रहा है, इसलिए ए बोलते थे। और इसमें लेयर मैच कर रही है, पहली लेयर दूसरे लेयर जैसी है, तीसरी अगली लेयर भी सेकंड लेयर जैसी है। तो लेयर मैच होने के कारण इसको किस टाइप की पैकिंग हम कहते हैं, ए टाइप पैकिंग कहते हैं। तो आप डाउट में मत आओ कि सर क्वेश्चन में कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, वो क्लियरिफाई रहेगा। क्वेश्चन से आपको खुद ही आइडिया लगने लग जाएगा। आपको जितनी नॉलेज दी जा रही है उस पर बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान दो पहले। अब इतनी चीज हो जाने के बाद हम, ये तो आसान था, इसमें कोई बहुत तीर नहीं था। इसमें अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज करें तो सीधे क्यूबिक क्लोज पैकिंग आता है। इसको हम लोग नॉर्मल क्लोज पैकिंग क्यूबिक क्लोज पैकिंग का नाम देते हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर आ जाता है इसका। परेशानी इसमें आती है अगर हम 3D पैकिंग करते हैं हेक्सागोनल की मदद से, वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज आना चालू हो जाती है। देखो क्या डिफिकल्टीज आना चालू हो जाते हैं, डिफिकल्टीज भी नहीं है, बस चीजें ध्यान देना है। ये मान के चलो कि पहली लेयर है, इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ हेक्सागोनल। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है किसमें सर, ये 3D स्क्वायर वाले में? अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा चेक करना पड़ेगा हर एक का। जैसे मुझे इसका याद नहीं आ रहा, शायद आई थिंक कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, आई थिंक सो, लेकिन अभी मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप है, ठीक है। तो जैसे ही याद आएगा मैं बिल्कुल क्लिक कमेंट करूंगा। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दो, ये जो हेक्सागोनल पहली लेयर है, ये हेक्सागोनल की लेयर ही है। पहचान है हो गए हेक्सागोनल क्यों है, क्योंकि जब इसको जोड़ोगे सराउंडिंग वालों को तो सराउंडिंग वाले को जोड़ने पे तुम्हें एक हेक्सागन बनता है। अब इसके ऊपर तुम दूसरी हेक्सागोनल लेयर रख रहे हो, इसके ऊपर तुम दूसरी हेक्सागोनल लेयर रख रहे हो। ये सोच के रख रहे हो, क्या सोच के रख रहे हो कि ये जो बीच के गैप है उनको कवर कर ले, जो बीच के गैप है उनको कवर कर ले, ये सोच के रख रहे हो। यही देखो सोच के रखा गया। एक लेयर ये है L1 और एक लेयर ये है जो अलग कलर से बनाई गई, दैट इज नोन एज L2। अगर तुम ध्यान से देखो तो ऊपर वाले लेयर के एटम कुछ ऐसे रखे गए हैं कि वो नीचे वाले के गैप को कवर कर ले। देखो ये नीचे वाला गैप था ऐसे, वो नीचे वाले के गैप को कवर कर ले, ऐसे सोच के रखा गया। जब हमने सेकंड लेयर ये सोच के रखा कि वो पहली लेयर के
जो गैप थे, जो वाइड थे, उनको कवर कर ले, तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा आया। लेकिन इस अरेंजमेंट में दो तरीके के, 1D में अलग बात थी, लेकिन अब 2D में दो तरीके के वाइड क्रिएट हो गए, 2 टाइप ऑफ वाइड्स क्रिएट हो गए, दो तरीके के वाइड्स क्या हो गए मेरा प्यारा बच्चा, क्रिएट हो गए। कौन कौन से दो वाइड क्रिएट हो गए, इसको समझने के लिए मैं जहां जहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, मैं अलग अलग कलर से लेके चल रहा हूं। आप इस पे ध्यान देना पहले, इस जगह पे, ये वाला जो है, देखो एक एटम ये है, एक एटम देखो मैं इसे रेड से बना रहा हूं, दूसरा एटम ये नीचे वाली लेयर के बना रहा हूं मैं, ये भी नीचे वाली लेयर के हैं, ये जो मैं रेड से किया हूं नीचे वाली लेयर वाले एटम है। और इसके ऊपर एक रेड वाला देखो रखा गया है, रेड वाला रखा गया मतलब ये जो ऑरेंज कलर का है, ये इसके ऊपर रखा गया है। एक तो सिचुएशन तुमको देखो ये देखने को मिल रही, ये सिचुएशन कुछ कुछ मैच करती है कुछ इससे, देखो इससे मैच करती है। 3 एटम देखो ऐसे आए हैं, इन 3 एटम के ऊपर एक एटम देखो रखा गया है। तो अगर तुम 3D व्यू में अगर इसको लाओ, 3D पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो जब एक एटम इन 3 के ऊपर रखा जाएगा तो बीच में कुछ एक वाइड क्रिएट होगा। ये जो बीच में वाइड क्रिएट होता है वो टेट्राहेड्रल शेप का होता है। किस शेप का होता है, टेट्राहेड्रल, 4 फेस वाला। इसीलिए इस वाइड का एक नाम दे दिया गया टेट्राहेड्रल वाइड या होल, टेट्राहेड्रल वाइड का नाम दे दिया गया। हम ये बोलते हैं कि जब पहली हेक्सागोनल लेयर रखा, दूसरी हेक्सागोनल लेयर ये सोच के रखा कि वो पहली लेयर के वाइड को कवर कर ले, तो ऐसा करने पे हमें दो तरीके के वाइड मिल रहे हैं। एक वाइड को कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड और एक वाइड को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कि कैसे। सर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं समझ में आया, एक अभी बार बता दीजिए। पढ़ाया कहाँ है जो समझ में आ जाएगा। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ बनना है, ऑक्टाहेड्रल वाइड देखो यहां बनना है, कहां पे, यहां पे। मैं इसको मिटाता हूं जो वही बनाया है। ऑक्टाहेड्रल वाइड को देखो दो ट्रायंगल ध्यान दो, एक ट्रायंगल देखो ये ऐसे है, इसमें नीचे की तरफ एटम पे ध्यान देना, नीचे की तरफ एटम 3 ऐसे करके एटम है, और एक ऊपर ऑरेंज वाले पे ध्यान देना थोड़ा। अब मैं ऑरेंज वाला बनाने जा रहा हूं, ये 3 एटम देखो ऐसे। इसको थोड़ा 3D में ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। पहले 3 नीचे की तरफ एटम है, देखो ब्लैक कलर की लाइनिंग वाले, हल्के हल्के हल्का हो गया लेकिन ध्यान दो। एक एटम देखो ये ब्लैक वाला, एक एटम देखो ये, एक एटम ये नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ देखो ऐसे करके 3 एटम दिए गए। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, देखो 3 एटम देखो ऐसे इस ट्रायंगल में, और 3 एटम इसके ऊपर ऐसे। ये जब एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे तो यहां पर भी एक वाइड क्रिएट होगा, और इनके बीच में जो वाइड क्रिएट होता है वो किस शेप का होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप का, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। जो चीज याद रखनी है वो बस इतना याद रखना है कि अगर हम 3D पैकिंग करते हैं 2D लेयर से, और 2D की कौन सी लेयर से, 2D की हेक्सागोनल लेयर से, तो ऐसा करते समय पहली जब हेक्सागोनल लेयर रखेंगे उसके ऊपर जब दूसरी हेक्सागोनल लेयर रखते हैं तो ये सोच के रखते हैं कि वो पहली लेयर के वाइड को कवर कर ले। ऐसा करते समय दो तरीके के नए वाइड क्रिएट होते हैं, एक तरीके के वाइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, और एक तरीके के वाइड को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। अभी 3D नहीं क्रिएट हुआ है, 3D अब बनना चालू होगा। अब हमारे सामने आता है मेरा प्यारा बच्चा तीसरी लेयर रखना, कि अब हम इसके ऊपर तीसरी लेयर रखें, और तीसरी भी कौन सी रखेंगे, हेक्सागोनल ही, क्योंकि हम बना किसकी मदद से रहे हैं, हेक्सागोनल की मदद से बना रहे हैं। लेकिन अब दो तरीके तुम्हारे सामने निकल के आ गए हैं। क्या दो तरीके आ गए हैं, आपको तो बहुत अच्छे से पता चल गया कि जब हम दूसरी लेयर रखते हैं तो दूसरी लेयर रखते समय दो तरीके के वाइड क्रिएट हो गए, एक टेट्राहेड्रल वाइड क्रिएट हो गया और एक ऑक्टाहेड्रल वाइड क्रिएट हो गया। तो जब ये दो वाइड क्रिएट हो गए तो जब मैं तीसरी लेयर इसके ऊपर रखूंगा, थर्ड लेयर रखूंगा इसके ऊपर, तो ये सोच के रखूंगा, क्या सोच के रखूंगा, कि वो नीचे वाले के टेट्राहेड्रल वाइड कवर करे कि ऑक्टाहेड्रल कवर करे। मेरी बात फिर समझो, जब हम सेकंड लेयर रखते हैं तो सेकंड लेयर रखते समय कुछ बनते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, कुछ बनते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। जैसे कुछ बन गए टेट्राहेड्रल वाइड, कुछ बन गए ऑक्टाहेड्रल वाइड, मतलब अलग अलग बनते हैं वाइड। अब हम जब तीसरी लेयर रखेंगे तो दो तरीके निकल के आ गए, या तो हम ये सोच के रखें कि एटम किसको कवर करें, टेट्राहेड्रल वाइड को, या तो तीसरी हेक्सागोनल ये सोच के रखें कि वो ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करें। तो अब हम इसको दो बेसिस पे डिवाइड कर दिए। देखो कौन कैसे कैसे डिवाइड किए। प्लेसिंग द थर्ड लेयर सेकंड के ऊपर रखने के लिए क्या सोच के कि वो किसको कवर करें,
वो टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करें। देखो यहां पे ध्यान दो, फिर जब तुम अपनी बुक पढ़ोगे, रेफरेंस पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा 3D व्यू दिमाग में लाना पड़ता है, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। समझ प्यारा बेटा? ये देखो तुमने पहली लेयर रखी, ठीक, दूसरी हेक्सागोनल तुम्हारी रेड में है, देखो दूसरी हेक्सागोनल रेड में है, ये रखा। जब रेड में रखा होगा तो यहां पर कुछ टेट्राहेड्रल बने होंगे, कुछ ऑक्टाहेड्रल बने होंगे। अब तीसरी लेयर ये सोच के रखा है कि वो टेट्राहेड्रल को कवर करे, तो देखने को क्या आया? देखने को ये आया कि पहली और तीसरी 3D में देखने को मिला कि पहली और तीसरी मैच कर गई। चौथी हेक्सागोनल जब टेट्राहेड्रल वाइड को कवर कर रहा है, तो ये देखने के लिए आया कि भाई ये सेकंड वाले से मैच कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? इसका नाम भी दे दिया गया ए बी टाइप पैकिंग नाम दे दिया गया। इसको कहा गया ए बी टाइप पैकिंग नाम दे दिया गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका सबका 12 होता है, चाहे मैं टेट्राहेड्रल वाले की बात करूं चाहे ऑक्टाहेड्रल वाले की, इन दोनों का याद है। इनमें हर एक एटम 12 दूसरे एटम से डायरेक्ट अटैच होता है, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ये याद रखो। इस पैकिंग को हम कहते क्या हैं? इस पैकिंग को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आप देखो कंफ्यूज हो रहे होगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो 2D में भी था, लेकिन यार तुम जो सब्सटेंस की बात करते हो, सब्सटेंस तो 3D में देखते हो ना। 3D में हेक्सागोनल की मदद से जब बना रहे हो तो इसमें दो तरीके आएंगे, एक हेक्सागोनल एक और आएगा, तो ये हेक्सागोनल है। अब इनके एग्जाम्पल भी याद कर लो, जैसे मैग्नीशियम और जिंक। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये अभी IIT मेन में आया था क्वेश्चन, किस ईयर में था, या 2010 या 9-8 के आसपास आया होगा। ये क्वेश्चन आया था, या तो इसका था या तो ऑक्टाहेड्रल वाले का था, कि आप इसका एग्जाम्पल दीजिए। ऐसे ही पैराग्राफ बना के क्वेश्चन दे दिया गया था, पैराग्राफ बनाने क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई बताओ इस तरीके की पैकिंग के एग्जांपल बताओ, जिसमें जो थर्ड लेयर हेक्सागोनल की है, जो टेट्राहेड्रल वाइड को कवर कर रहा है, इसके एग्जांपल बताओ कौन से हैं। ऑप्शन दे दिए गए थे, तो उसमें मैग्नीशियम और जिंक, जो ज्यादा अधिकतर किताबों में एग्जाम्पल दिए रहते हैं, वही एग्जाम्पल यहाँ पर रखे गए। तो अब यहाँ पर तुमको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा कि भाई इस तरीके की पैकिंग का मैग्नीशियम और जिंक एग्जाम्पल होता है। मैंने फिर बताया था, क्या बताया था, कि थर्ड लेयर तुम रख रहे हो, थर्ड लेयर क्या सोच के रखे हो कि वो सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करें। लेकिन अब हम थर्ड लेयर को ये सोच के, देखिए पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये येलो वाली, और ये पर्पल वाली तीसरी लेयर है। तो जो पहली लेयर रखा, दूसरी लेयर रखा, तीसरी लेयर ये सोच के रख रहे हो कि वो ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करे। तो देखने को क्या मिला कि पहली भी अलग है, दूसरी भी अलग है, तीसरी भी अलग है। चौथी लेयर जो है वो पहले वाले से मैच कर रही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एबीसी टाइप पैकिंग, क्योंकि वो जो रिटर्न कर रहा है, मतलब जो रिपीट कर रहा है, वो 3 की बात कर रहा है, तो उसको क्या नाम देते हैं? एबीसी टाइप पैकिंग बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का कितना होता है? 12 होता है। इस पैकिंग को हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसको एप सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड पैकिंग भी कहते हैं। वो हेक्सागोनल था, इसको फेस सेंटर्ड पैकिंग भी कहते हैं। ये किसके अंदर पाया जाता है? कॉपर और सिल्वर के अंदर पाया जाता है। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, अगर प्रॉपर वे में तुम समझो ना तो उतना ज्यादा कठिन भी नहीं है। अगर मैं इसको प्रॉपर वे में समझाऊं तो उतना ज्यादा कठिन नहीं। मैं एक बार बताता हूं, फिर से पूरा नहीं, शॉर्टकट में बताता हूं। तुमने देखा कि भाई 1D पैकिंग जब करते हैं तो 1D पैकिंग, टेट्राहेड्रल वाला एक बार फिर से बता दीजिए। समझा रहा हूं बेटा, समझा रहा हूं। थारो कैमरा ऑन करो थर सिंह। पहले 1D पैकिंग में हमने क्या देखा? 1D पैकिंग में हमने देखा कि भाई 1 डायमेंशनल पैकिंग में एटम एक दूसरे के जस्ट बगल में होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक का कितना होता है? 2 होता है। फिर आया मेरे सामने 2D पैकिंग। भाई चलो देखते हैं 2D पैकिंग में तुमने क्या देखा कि 2D पैकिंग 1D की मदद से बनेगा, और 1D में भी 2 तरीके आ गए। कौन कौन से 2 तरीके? पहला तरीका कि भाई एटम के जस्ट नीचे एटम आए, एटम के जस्ट नीचे एटम आए। इसमें जब जोड़ रहे थे किसी एक को तो स्क्वायर बन रहा था, तो उसको नाम दिया गया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का कितना आ रहा था? 4। इसी का दूसरा टाइप था कि जो दूसरी लेयर है वो ये सोच के रखा जाए उसके नीचे कि वो ऊपर वाले के गैप को कवर कर ले। तीसरी लेयर ये सोच के रखा जाए कि वो सेकंड वाले के गैप को कवर कर ले। ऐसा करते समय हमारे सामने एक लेयर बन के आई जिस पैकिंग को नाम दिया गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्योंकि अगर किसी एक एटम को पकड़ो और जोड़ो अटैच वाले एटम, बगल वाले एटम को, तो हेक्सागन बन रहा था। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था? 6 आ रहा था। पहली लेयर, दूसरी लेयर अलग, तीसरी लेयर सेम। तो इसको क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे ए बी टाइप पैकिंग, और इसको कह रहे थे ए टाइप पैकिंग। इतनी ही जानकारी जितनी अभी यहां लिख रहा हूं ना, इतनी मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा मत याद करो। अब फिर मेरे सामने आया था 3D।
अब मेरे सामने आया था 3D पैकिंग। 3D पैकिंग में दो कॉन्सेप्ट कि मैं 2D लेयर से ही तो 3D बनाऊंगा, लेकिन किसकी मदद से? फ्रॉम हेल्प ऑफ, या तो मैं हेक्स वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की हेल्प लूं, या तो मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की हेल्प लूं, इसकी मदद लूं। और जब इसकी मदद ले रहे थे तुम्हारे सामने, तो तुम क्या देख रहे थे कि क्यूबिक फॉर्मेट का बनना था, एक सिंपल सा, जिसको हम ए टाइप पैकिंग नाम दे रहे थे। क्या नाम दे रहे थे? ए टाइप पैकिंग नाम दे रहे थे। और इसी में तुम देख रहे थे कि हम 3D या तो किसकी मदद से बनाए? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनाए। उसमें क्या सीखा कि तुमने पहली लेयर रखा, देखो यहां पे तुमने क्या सीखा था, पहली लेयर रखा, फिर दूसरी लेयर रखा। दूसरी लेयर जब रखा तो दूसरी लेयर रखते समय दो तरीके के वाइड बने, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड बना। टेट्राहेड्रल वाइड कब बनता है? टेट्राहेड्रल वाइड ऐसे बनता है, जब 3 एटम नीचे की तरफ ऐसे हों और इसके ऊपर एक एटम आ जाए, तब यहां पर जो वाइड बनता है उसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। कुछ ऐसे देखो, 3 ऐसे उसके ऊपर एक आ जाए, तो यहां टेट्राहेड्रल वाइड बनता है। देखने को मिला कि टेट्राहेड्रल के साथ साथ ऑक्टाहेड्रल भी बनता है। मतलब ऑक्टाहेड्रल किस जगह पे बनता है? ये यहां पे 3 ऐसे थे और इसके ऊपर 3 ऐसे ट्रेंगल बना के थे, इस तरीके से। इनके बीच में जो वाइड बना उसको ऑक्टाहेड्रल वाइड नाम दिया गया। सेकंड लेयर रखते ही दो तरीके के वाइड बन गए, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। अब तीसरी जब हेक्सागोनल रखेंगे तो ये सोच के रखेंगे कि वो टेट्राहेड्रल को कवर करे, तो इस तरीके की पैकिंग आएगी, जिसका नाम क्या दिया गया? जिसका नाम आपको पड़ गया नॉर्मली क्यूबिक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसका कॉर्डिनेशन नंबर 12 होता है, मैग्नीशियम जिंक इसका एग्जांपल होता है। तीसरी लेयर ये सोच कर रखा जाए कि वो ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करे, तो इस टाइप की पैकिंग को मेरा प्यारा बच्चा नाम दिया गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एप सेंटर्ड क्लोज पैकिंग नाम दिया गया। और इसमें भी कॉर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इस ये जो होता है उसको एबीसी एबीसी टाइप बोलते हैं। क्यों एबीसी एबीसी बोलते हैं? क्योंकि 3 के बाद रिपीटेशन होता है लेयर का। देखिए, ये एक पूरा पैराग्राफ बना के क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में, पैराग्राफ बना के बकायदा पूरा क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन अब जितनी छोटी छोटी नॉलेज हमने दी है, तुम्हें उससे ज्यादा कभी भी बोर्ड एग्जाम में जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप 10 साल के पेपर उठाइए, आप पीछे के क्वेश्चन ट्राई करिए, आपको इतना ही सीखना है। लेकिन एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा लैंग्वेज को, क्योंकि मैंने बोला है और अब लैंग्वेज पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा एक बार जब पढ़ोगे। इतना पढ़ने के साथ में 1 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन, कि ये जो दो तरीके के वाइड बने हैं, इन दो तरीके के वाइड के बीच में डिफरेंस बताओ, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये तो चलो तुम समझ रहे थे। क्या समझ रहे हो कि वाइड बनता कैसे है? टेट्राहेड्रल ऐसे बनता है और ऑक्टाहेड्रल ऐसे बनता है, पढ़ा चुका हूं मैं। देखो यहां पर पहला एक दिया गया है रेडियस ऑफ वाइड, और जो एटम की रेडियस होता है इनके बीच में एक रिलेशन। ये देखो, ये एटम की रेडियस है। टेट्राहेड्रल के केस में कुछ ऐसा होता है, मतलब टेट्राहेड्रल वाइड अगर देखो तो वो छोटी होती है किसके कंपैरिजन में? ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में। मतलब टेट्राहेड्रल वाइड की अगर रेडियस देखी जाए, टेट्राहेड्रल वाइड की अगर रेडियस देखी जाए तो वो लगभग 0.225 टाइम होती है एटम की रेडियस के अप्रोक्सीमेट। इसका डेरिवेशन भी है, मैं लास्ट में इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा। इसका डेरिवेशन भी आपके एनसीईआरटी में एक दिया गया है, तो लेकिन मैं करा दूंगा, ठीक, दोनों कोशिश करूंगा। ऑक्टाहेड्रल वाइड की जो रेडियस होती है वो 40.4% होती है इन कंपैरिजन टू स्फीयर। स्फीयर का मतलब वो कहना चाह रहा है कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल। कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल की रेडियस के कंपैरिजन में ये लगभग 0.414 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ एटम के इक्वल होता है। ये पहला डिफरेंस। ये जो वाइड होते हैं, इन वाइड पे थोड़ा ध्यान दो। यहां पर जो वाइड होता है, यहां पर जो वाइड होता है, ये सराउंडेड बाय 4 स्फीयर होता है। खुद देखो, यहां पर जो वाइड होगा 1 2 3 4 4 एटम से सराउंडेड है, तो इस वाइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। लेकिन यहां पर जो वाइड बना था, देखो 3 ऊपर 3 नीचे, 6 एटम से अटैच होता है वाइड, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। ये दूसरा डिफरेंस मिल गया। तीसरा डिफरेंस, अब एक बात समझो भाई, ये भी समझा दूं, ये बहुत ये बड़े काम की चीज है जो समझाने जा रहा हूं, अभी न्यूमेरिकल में काम आएगा। अगर मैं कहूं कि कोई सब्सटेंस है और उसके अंदर हमने कहा कि टोटल एटम जो है 3D अरेंजमेंट के दौरान, वो हमने कहा माना टोटल एटम है 10, टोटल नंबर ऑफ एटम अगर 10 है, तो टेट्राहेड्रल वाइड जो बनेंगी उसकी डबल बनती हैं, 2 टाइम ऑफ 10। और ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होती हैं वो उसी एटम के इक्वल होती हैं।
मतलब किसी भी क्रिस्टल के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम होते हैं, जितने एटम होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल बनेंगे, और उसके डबल जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल बनते हैं। ये एक तरीके से एक क्रिस्टल को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उम्मीद करता हूं तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहां पर यही लैंग्वेज लिखा है कि देयर आर 2 टेट्राहेड्रल पर स्पेयर। अगर एक स्पेयर है तो लगभग 2 टेट्राहेड्रल बनती है, और यहां पर स्पेयर पर एटम के कंपैरिजन में एक ही ऑक्टाहेड्रल बनता है। अगर एक एटम है तो एक ही ऑक्टाहेड्रल बनेगा, और इसमें डबल टेट्राहेड्रल बनते हैं। तो 3 डिफरेंस है, मोर देन सफिशिएंट है। 2 नंबर ज्यादा कभी डिफरेंस नहीं आता है वाइड के बीच में। मैंने जो जो चीजें सिखाई हैं, पहले एक बार ध्यान दो। मैंने आपको सिखाया क्या? मैंने आपको सबसे पहले यह सिखाया कि भाई पैकिंग जो होती है वो पैकिंग करते कैसे हैं क्रिस्टल में। क्रिस्टल में पैकिंग 3D में ही होता है, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग होता है। 1 डायमेंशनल पैकिंग में लाइन टू लाइन, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। 2D पैकिंग में पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब 2D कौन सी यूज करो, उस बेसिस पे 3D बन रहा था। स्क्वायर वाले बनने में तो बिल्कुल नॉर्मल बन रहा था, क्यूबिक टाइप का। और हेक्सागोनल में 2 नजरिए आ गए थे। कौन कौन से? कि दूसरी लेयर रखा तो वाइड बने थे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अब अगली लेयर ये सोच के रखें कि टेट्राहेड्रल को कवर करेगा कि ऑक्टाहेड्रल को कवर करेगा। टेट्राहेड्रल को कवर करने वाले एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम, जिंक थे। ऑक्टाहेड्रल को कवर करने वाले एग्जांपल जैसे कॉपर थे। अब उसमें भी आपने देखा उस वाले का जो नाम था उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। तो पैकिंग में इतनी जानकारी सफिशिएंट है। दोनों वाइड के बीच में डिफरेंस भी तुमने सीखा। आप इस लेक्चर को एक बार दोबारा रिपीट करिएगा, एक बार रीड करिएगा, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कोई क्वेश्चन छिपा के नहीं पूछता है जो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो। अब बात करते हैं आगे। थ्योरी अब खत्म, अब मैं से ज्यादा थ्योरी नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। इतनी थ्योरी होने के बाद अब न्यूमेरिकल आते हैं। चलिए मैं न्यूमेरिकल समझाता हूं। न्यूमेरिकल्स ये जो बनते हैं, 2 तरीके के न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छे न्यूमेरिकल हैं, तुम कर ले जाओगे। 2 नंबर में ज्यादातर ये न्यूमेरिकल मैंने देखा है पूछते हुए। न्यूमेरिकल की थीम क्या है? न्यूमेरिकल की जो लास्ट लाइन होती है वो ये कहता है, फाइंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। फाइंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये लास्ट लाइन है। क्या फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बोली है, लेकिन आगे के जो शब्द हैं वो बदल जाते हैं। अब कैसे बदलते हैं, मैं इसको टाइप 1 टाइप 2 में बांट रहा हूं। देखो टाइप 1 बताता हूं। टाइप 1 के न्यूमेरिकल में तुम देखोगे क्या? टाइप 1 में तुम ये देखोगे, देखो एक चीज समझो कि अगर मैं 3D पैकिंग देखूं तो 3D पैकिंग में यूनिट सेल को ध्यान में रख के बोला गया, इसको बोला गया यूनिट सेल को ध्यान में रखते हुए। इसमें वो कहते क्या है, इसमें ये कहते हैं कि एक क्या कहते हैं कि कोई कंपाउंड है, वो कंपाउंड बना 2 तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना है, ए से बना है और बी की मदद से बना है। आप प्लेस जानते थे, कॉर्नर हो गई, फेस हो गई, बॉडी हो गया, एज हो गया, ऐसे कई लैंग्वेज सीखा था। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? कहेंगे कि जो ए टाइप वाले एटम हैं वो सारे कॉर्नर पे हैं। कहेंगे ए टाइप वाले जो एटम हैं वो सारे कॉर्नर को क्या कर लिए हैं, ऑक्युपाई कर लिए हैं। ये पहले तरीके की लैंग्वेज। और जो दूसरी टाइप के एटम हैं वो माना सारी फेस पे हैं। लेट सपोज कहेंगे वो सारी फेस पे हैं या 4 ही फेस पे हैं, जो भी बोले वो कहेंगे वो सारी फेस पे हैं। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? ये है थीम। करेंगे कैसे वो बाद की बात है, पहले थीम पे तो जाओ कि थीम क्या होता है। कि भाई ए वाले जो हैं वो कॉर्नर पे हैं, बी वाले जो हैं फेस पे हैं, बताओ फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। तो देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन देख लो ऐसे हैं कि नहीं है, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कंपाउंड इज फॉर्म बाई 2 टाइप ऑफ एलिमेंट पी और क्यू। ये 2 तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना है पी और क्यू, जिसमें जो पी है वो पी क्या ऑक्युपाई कर ले रहे हैं, कॉर्नर ऑक्युपाई कर ले रहे हैं क्यूब का। और जो क्यू है वो क्यू क्या ऑक्युपाई कर ले रहे हैं, वो फेस पे प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, वो सारे फेस पे प्रेजेंट है। बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? जैसा बोला तो वैसा ही तो है। एक क्वेश्चन और भी मैंने देखो दे रखा, अगला क्वेश्चन देखो। इसी तरीके से आता है क्वेश्चन कि एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, कह रहे हैं कि ये ए और बी 2 लोगों से मिलकर बना है। कह रहे हैं इसमें जो ए वाले एटम है वो सारे कॉर्नर को ऑक्युपाई कर ले रहे हैं, और जो बी वाले हैं वो फेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं। बस एक एक्स्ट्रा लाइन बोल दिया। कहा गया लेकिन एक कॉर्नर जो है, एक कॉर्नर वो अभी भी खाली है। बताओ भैया फॉर्मूला क्या होगा? मतलब थीम वही है कि कंपाउंड जो था वो ए बी या एक्स वाई इन सबसे मिलकर बना है। ए इसको ऑक्युपाई कर ले रहा, बी इसको ऑक्युपाई कर ले रहा, बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा?
थर्ड क्वेश्चन, एक यूनिट सेल है, ठीक है, इसमें जो ए वाले एटम है वो कॉर्नर को ऑक्युपाई कर ले रहे हैं, बी वाले जो हैं वो जितने भी फेस हैं उसको ऑक्युपाई कर ले रहे हैं। फिर लैंग्वेज क्या कर रहा है कि जो ए वाले एटम है वो दो कॉर्नर से मिसिंग है, तो बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। मतलब लैंग्वेज बड़ी सिंपल होती है, लैंग्वेज कठिन नहीं होती है। अब मैं बताने जा रहा हूं करते कैसे क्वेश्चन है, समझो जरा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन आता कैसे है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई भी एक यूनिट सेल है, फिर समझो, क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई भी एक यूनिट सेल है, दो तरीके के पार्टिकल दे देगा या तीन तरीके के दे दे, कुछ भी दे दे, क्या है, दो तरीके के पार्टिकल है, माना ए है और बी है। उसने बोला कि ए जो है वो सारे कॉर्नर पे हैं, चलो हमने ऐसे बोला ए जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ए जो है वो सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है, हमने ऐसे बोल दिया। उसने कहा कि जो बी है, हमने कहा बी जो है, बी तरीके के पार्टिकल ले ले रहे हैं, माना कंपाउंड ए और बी से मिलकर बना है, कह रहा है बी जो है वो चार फेस पे हैं, छह होती हैं लेकिन हमने कहा माना चार ही पे हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए तो कुछ भी बना सकता, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, वो कह रहा चार फेस पे हैं। क्वेश्चन और कठिन कर देते हैं, हमने माना इसके अंदर एक और ले आए, हम माना सी ले आए, इसके अंदर एक सी पार्टिकल भी ले आए। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये कंपाउंड ए बी सी तीन से मिलकर बना था, और सी जो है वो सी कहां पे, बिल्कुल बीचों बीच बॉडी में है। लैंग्वेज क्वेश्चन की कुछ ऐसी होती है कि ए बी ये पाई कर लिए, बताओ फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन करते कैसे, क्वेश्चन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको बस नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, ये तुम पहले से जानते हो। अब जैसे मैं कहूं कि टोटल नंबर ऑफ ए कितने सर ये मौजूद हैं, सारे कॉर्नर पे है ना? क्या, सर ए सारे कॉर्नर पे है ना? हाँ हाँ वो सारे कॉर्नर पे है, एक देखो तुमको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि तुम्हारा आंखें कमजोर है, देखो दिख रहा है अब? अरे सर अभी बनाए हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, टीचर पे इल्जाम लगा रहे हो, गधा कहीं का। क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? सर रिकॉर्डेड है ना लेक्चर? हाँ रिकॉर्डेड है बेटा, हम डिलीट कर देंगे, एडिटिंग उनको आती है, गधा कहीं का। नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ ए जो है वो देखो कितने हैं, ए ये वन। हाँ वन हो गए, बिल्कुल से, तो तुमको तो आता है, आठ जगह पे है और हर एक कंट्रीब्यूट कितना करता है, 1/8, पहले ही पढ़ाया गया था तो वन आ गया। अब सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ में बी निकालने को कहूं तो टोटल नंबर ऑफ बी कितने हैं, टू। टू, मतलब है तो देखने में चार, लेकिन आपको मालूम है कि फेस वाले कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, हाफ, तो फोर है लेकिन कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, हाफ, तो किसके इक्वल निकलेंगे, वो टू के इक्वल निकलेंगे। ये चीज पिछली क्लास में पढ़ाई गई है, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं कि कैसे निकलना है ये। अब टोटल नंबर ऑफ सी कितने हैं, अच्छा बताओ। सर वन। वो पूरा हाँ बिल्कुल बीचों बीच में है, तो वन आ गया, बात खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब ए बी और सी इसका रेशियो निकाल दो, रेशियो निकला 1:2:1, तो कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया AB2C, बस हो गया कंपाउंड का फॉर्मूला। थीम यही है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं क्वेश्चन में अप्लाई कर करके सिखाता हूं, ठीक है, घर पे आराम से प्रैक्टिस करिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये दो पी और क्यू से मिलकर बना है, तो टोटल नंबर ऑफ पी निकाल लेते हैं भैया, टोटल नंबर ऑफ पी एटम कितने हैं। अब लैंग्वेज पढ़ो, पी कहां पे प्रेजेंट है, पी जो है ऑक्युपाई कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, ठीक है, कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब के, 8, तो मतलब आठों कॉर्नर को ऑक्युपाई कर ले रहा है, तो 8 × 1/8, कंट्रीब्यूशन कॉर्नर वाले 1/8 करते हैं, तो 1 के बराबर आया। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ क्यू निकाल लिया। अब क्यू एटम कहां पे है, क्यू सारे फेस पे हैं, तो फेस कितने होते हैं 6, कंट्रीब्यूट कितना करते हैं 1/2, तो कितना आया 3, तो फॉर्मूला क्या आया PQ3, क्योंकि P और Q का जो रेशियो आया है वो आया है 1:3, तो सीधे फॉर्मूला आ गया PQ3, बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें टोटल नंबर ऑफ ए जल्दी बताओ कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ो। ए हैं कहां पे, सारे कॉर्नर पे, सर वन। नहीं एक कॉर्नर, लेकिन एक कॉर्नर जो है तो सर एक वैकेंट, कॉर्नर वैकेंट है सर। हाँ एक कॉर्नर वैकेंट है। अब बताओ, तो कॉर्नर हो गए 7, मतलब 7 कॉर्नर पे ही एटम है, क्योंकि एक 1/8। हाँ 7 और 1/8, हाँ 7/8, और कंट्रीब्यूट कितना करते हैं 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ ए कितने आए 7/8। 7/8। अब सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ बी, वो तो दे ही रखा है कि सारे फेस ऑक्युपाई कर रहे, फेस हैं 6 और कंट्रीब्यूशन कितना करते हैं 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। 3। अब ए और बी का रेशियो निकाल दो, ए है 7/8 और बी जो है वो 3 है, एलसीएम ले लो 7 × 24, तो फॉर्मूला देखो क्या आया A7 B24, ठीक है।
मतलब क्वेश्चन करने का तरीका आसान है, कोई कठिन नहीं, बस डर लगता है बच्चों को। जल्दी से इस वाले का आंसर निकाल के बताओ सब लोग। सभी लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर करें और कैमरा ऑन करके बैठा करो, तुरंत बंद हो जाता तुम लोग कैमरा अपना। वन ए बी टू A1 B A1 आगे, A1B बस, 2 A1B2, B12 A1B3 A1B12, A1B3। भाई विटामिन बोल रहे हो क्या भाई? A1B3, 3 आंसर आ गए हैं। AB4 ये देखो AB4, AB4 चलो भाई, AB4 चलो कम से कम AB4 के कई सारे आंसर आने लगे हैं। सर A3B4 A3B4, यस यही मेरा है A3B4 सर A3B4 A3, सर A3B4 चलो इसके भी सर 3, A3B4 4 लोग बोल दिए। चलो अब देखते हैं। मतलब ये है कि पढ़ा पढ़ा के टीचर मर जाए, लेकिन तुम लोग सही करने वाले नहीं। ठीक है, बढ़िया। रामकृष्ण का भी A3B4 आया। चलो चेक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ए निकालते हैं। ध्यान से पढ़ो, ए कहाँ पे है। ए जो है ऑक्युपाई कॉर्नर, और कॉर्नर में भी देखो नीचे क्या लिखा है कि ए मिसिंग 2 कॉर्नर। तो ए 2 कॉर्नर को मिस कर रहे हैं, मतलब टोटल कॉर्नर कितने हैं? वो 6। तो 6 कॉर्नर पे हैं और कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो यहां से आंसर आया 3/4। अब टोटल नंबर ऑफ क्या हमने निकाल लिया? बी निकाल लिया। बी जो है हर फेज पे है, और टोटल फेज कितनी होती है? 6। कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो कितना आया? 3। A:B का रेशियो निकाल लिया, 3/4:3। एलसीएम ले लिया, 3:12। अब इसको भी सॉल्व कर लो, ऊपर ऊपर भी कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, तो 1:4 आया सीधे। सर अगर 1:4 का 3:12 लिखा है तो गलत है। बता रहा हूँ भैया। AB4 इसका आंसर आ गया आपके सामने। तुम ये कहना चाह रहे हो A3B4 नहीं, सर मेरा 3:12। A3B12 आया है। अगर A3B12 लिखा है तो तुम ये भी सही है, लेकिन तुम एक चीज पढ़ो। क्या तुमने छोटे पे ही पढ़ा नहीं था कि जब फॉर्मूला कभी लिखते हैं और यहाँ पर सेम हो जाता है तो जनरली रेशियो में कट कर देते हैं? फिलहाल फॉर्मूला तो चलो सही है, A3B12 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तरीका क्या होता है कि एलसीएम लेते समय इसको प्रॉपर कट कर देते हैं। तो इसलिए इसको पूरा, क्योंकि जब रेशियो ले रहे हो ना, रेशियो प्रॉपर लोगे ना भाई। रेशियो अगर तुम 3/4 डिवाइडेड बाई 3 करो तो 3 भी तो कट करोगे। तो इसलिए रेशियो लेते समय ये चीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया करो। यहां पर क्या रहेगा रेशियो लेते समय कि ये 3 कट जाएगा और ये आएगा 1:4, इसीलिए जो फॉर्मूला आएगा सही वो AB4 आएगा। देखिए क्वेश्चन जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा अच्छे से तुमको चीजें समझ में आएंगी। डिपेंड ये है कि तुमको प्रैक्टिस तो बेटा करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सफर करोगे। 3 क्वेश्चन में मैंने ये जानबूझ के कोशिश की है कि थोड़ा अलग अलग वैरायटी रखी जाए, जिससे आपको जो जो प्रॉब्लम आए वो महसूस ना हो, यहीं पे आपको डील कर ले जाए। तरीका नंबर 1 जो टाइप नंबर 1 है फॉर्मूला वाले कंपाउंड का, इस क्वेश्चन में होता क्या है कि सर एक क्या बताए नहीं। हाँ बताओ। सर क्वेश्चन से 1 नंबर के टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं? किसमें? सर आप हेक्सागोनल पैकिंग बताए सर, उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन कौन से आते हैं? तो अरे ये भैया हेक्सागोनल पैकिंग में भाई यही पूछ ले कि हेक्सागोनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 1। तो यही 1 नंबर में पूछ ले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो वो भी 1 नंबर में ही क्वेश्चन आता है। तो बताया तो था कि पैराग्राफ बना के ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। टर्म में आएगा ना? हाँ ये वाला चैप्टर भी टर्म 1 में आएगा? बिल्कुल आएगा। सर इसमें न्यूमेरिकल तो आएंगे नहीं? काहे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे बेटा, क्यों नहीं सर आएंगे? ऑब्जेक्टिव होगा ना, मतलब उसमें से भारी न्यूमेरिकल तो पूछेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो। ये कैसे तुमने कह दिया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नहीं आता है? तुम आज अरे मतलब मुझसे भारी न्यूमेरिकल नहीं भेजेगा। काहे भारी न्यूमेरिकल नहीं आएगा? तुमसे भी भारी न्यूमेरिकल आएगा 1 नंबर में। क्यों नहीं आ सकता भाई? मतलब आज हमको लगता है पीवी क्या है क्या भाई? अरे नहीं सर। लग तो यही रहा है। सर इनके आसपास माचिस का डब्बा है। अच्छा बिल्कुल कहेंगे, ध्यान दो। अब पहले पढ़ लेते हैं फिर मस्ती करेंगे थोड़ी देर, ठीक लास्ट में अभी पढ़ाई करते हैं। अब टाइप नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन करने से पहले फिर से जैसा हमेशा मैं बोलता हूं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपको इस बात पे ज्यादा फोकस करना है। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पे वो लैंग्वेज कुछ ऐसे बोलेंगे, क्वेश्चन पे समझिएगा। वो ऐसे कहेंगे कि इस टाइप की पैकिंग है, माना सीसीपी टाइप पैकिंग है या एससीपी टाइप पैकिंग है, 3D वाली पैकिंग।
ऐसा उसी की कोई भी 3D पैकिंग का नाम लेंगे कि एक 3 डायमेंशनल पैकिंग है, वो ऐसे बोलेंगे कि सीसीपी टाइप पैकिंग है या एससीपी टाइप पैकिंग है। चलो बोल दिया उन्होंने ऐसा। अब आपको मालूम है कि ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या फिर आप जानते थे फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, ये जो होता था, इसमें जब सेकंड लेयर के ऊपर पहली लेयर, सेकंड लेयर के ऊपर जब थर्ड लेयर रखते थे, तो सेकंड लेयर में तुम देखते थे दो तरीके के वाइड बनते थे, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। अच्छा, मैं भी बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं क्वेश्चन का, पहले बैकग्राउंड समझ लो फिर क्वेश्चन बाद में समझेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसे देता है कि वो एक कंपाउंड की बात करेगा, और मैं ये भी बोल दूं कि वो जब भी कंपाउंड की बात करेगा तो आयनिक कंपाउंड की बात करेगा। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है कैटायन एनायन, मतलब वो कहेगा कि एक कोई आयनिक कंपाउंड है X+Y-, ठीक है। एक बात अच्छे से समझ लो कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बनते कैसे हैं। आयनिक कंपाउंड में जो एनायन होते हैं, एनायन Y-, ये एनायन क्या करते हैं, ये क्रिस्टल बनाते हैं। समझिएगा, हमने कहा कि माना वो ऐसे आ गए एनायन, थोड़ा समझ बेटा, हमने कहा माना एनायन आए, तो एनायन ये जो मैं ब्लैक कलर में बना रहा हूं ये एनायन है, ऐसा समझो। ये जो ब्लैक कलर के हमने बनाए हैं ये एनायन है। 3D में माना वो फेस सेंटर्ड होगा तो फेसेस भी ऑक्यूपाई कर लेगा, वो 3D में कुछ ऐसा आएगा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल में तुम ये देखोगे कि जो एनायन हिस्सा होता है, एनायन वाला हिस्सा होता है, ये एनायन वाला हिस्सा क्या बनाता है, ये क्रिस्टल बनाता है। बात नंबर 1, ये क्रिस्टल बनाएगा, ये पहला स्टेप। फिर क्या देखोगे, जब ये क्रिस्टल बनाएगा तो दो तरीके की वाइड बन जाएंगी, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड बन जाएंगी, बीच में वाइड बनेगी कुछ, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगी। और फिर कैटायन क्या करते हैं, कैटायन जो होते हैं वो इन्हीं वाइड को ऑक्युपाई करते हैं। जैसे जो कैटायन है वो इसी वाइड को ऑक्युपाई करेगा, तो टेट्राहेड्रल या तो ऑक्टाहेड्रल। अब कितने को ऑक्युपाई करेगा ये न्यूमेरिकल बदल देगा कि सारे टेट्राहेड्रल को कवर कर लिया, सारे ऑक्टाहेड्रल को कवर कर लिया, ऐसे करके वो लैंग्वेज बोलेगा। और फिर वो लास्ट लाइन क्या बोलेगा, कहेगा फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कहेगा फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ये थीम रहती है। अगर तुम थीम को प्रॉपर समझोगे तो ज्यादा अच्छे से मतलब दिमाग में प्रॉपर बैठ जाएगा। न्यूमेरिकल का तरीका क्या है कि जो एनायन होते हैं वो क्रिस्टल बनाएंगे, क्रिस्टल बनाने का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाए, कैसा भी बनाए। जब वो क्रिस्टल बनाएंगे तो उसमें वाइड क्रिएट हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। कैटायन तो छोटे होते हैं, तुमको भी मालूम है कैटायन क्या होते हैं, स्मॉल साइज के एनायन के कंपैरिजन में, तो उस वाइड में जा भी सकते हैं। और कैटायन उन्हीं वाइड को ऑक्युपाई करेंगे। कितना वाइड ऑक्युपाई करेंगे वो न्यूमेरिकल बदलेगा कि सारे टेट्राहेड्रल, 2/3 टेट्राहेड्रल, सारे ऑक्टाहेड्रल, कैसे क्या, वो लैंग्वेज खुद बदलेगा अपने। और तब वो बोलेगा कि बताओ फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। चलो कैसे करते हैं, पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो, एक कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट बी है, B-, समझो एनायन है ये, ठीक बोला नहीं लेकिन मतलब है ये बना क्या रहा है, SCP लैटिस बना रहा है, ठीक है। और जो A है, आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, द एलिमेंट A, जो एलिमेंट A है वो क्या कर रहे हैं, वो ऑक्युपाई कर रहे हैं, क्या ऑक्युपाई कर रहे हैं, वो ऑक्युपाई कर रहे हैं 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। बताओ फॉर्मूला क्या हो, लैंग्वेज तो वही होगी ना कि बी जो है उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया और ए जो है वो वाइड को ऑक्युपाई कर रहे हैं, और किसको, 2/3 टेट्राहेड्रल। फॉर्मूला बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, एक मैग्नेटिक ऑक्साइड है आयरन का, आयरन के ऑक्साइड का मतलब आयरन का कैटायन है, जो भी कैटायन हो 2+, 3+, मैग्नेटाइट है तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट है तो Fe3+ होगा। तो मैग्नेटाइट है, ये कैटायन हो गया। अब इसमें जो ऑक्साइड आयन है ये एनायन है, तो लैंग्वेज देखो क्या बोल रहा है कि जो ऑक्साइड है, कहाँ गया, इसमें लिखा नहीं, क्या लिखा है, थोड़ा लैंग्वेज बदल दिए हैं आगे। यहाँ देखो कह रहा है इनक्लोज पैक एरे ऑफ ऑक्साइड आयन। इसका मतलब क्या हुआ, इनक्लोज पैक एरे ऑफ ऑक्साइड आयन का मतलब ये है कि ऑक्साइड आयन ने पैकिंग की है, एरे का मतलब अरेंजमेंट, तो ऑक्साइड आयन ने पैकिंग की है, ठीक है। और उसके बाद जो कैटायन थे आयरन वाले, लैंग्वेज थोड़ी कठिन बोले, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कह रहे हैं जो आयरन वाले एटम हैं वो क्या ऑक्युपाई कर रहे हैं, 1/3 टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्युपाई कर रहे हैं और आधे ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्युपाई कर रहे हैं। बताओ फॉर्मूला क्या होगा। फिर मेरी बात समझ लो, लैंग्वेज केवल सिंपल है। एनायन क्रिस्टल बनाते हैं जिससे वाइड क्रिएट होती है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, और कैटायन उन्हीं वाइड के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो पूछता है कि आप बताओ क्या फॉर्मूला होगा। न्यूमेरिकल आता है, एनायन क्रिस्टल बनाएंगे और कैटायन इतने टेट्राहेड्रल इतने ऑक्टाहेड्रल ऑक्युपाई कर रहे हैं, बताओ क्या फॉर्मूला होगा। इस बेसिस पे रहता है, करेंगे कैसे उस पे आते हैं। चलो अब इन क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर दे रहा हूं।
पहले क्वेश्चन यहाँ बना दे रहा हूँ, फिर आप करो। हमने आपसे कहा कि इफ एन आयनिक कंपाउंड, हमने ऐसे बोला कि अगर माना कोई एक आयनिक कंपाउंड है, इफ एन आयनिक कंपाउंड एक्स वाई इन विच, एक कोई आयनिक कंपाउंड है एक्स वाई इन विच वाई माइनस एन आयन फॉर्म एससीपी लैटिस, एससीपी क्रिस्टल लैटिस, इसने एससीपी क्रिस्टल लैटिस को फॉर्म किया है, एनायन ने क्रिस्टल बनाया है, वाइल कैटायन। क्वेश्चन मैं अपने आप बना रहा हूं इसलिए ध्यान से देखो, क्वेश्चन बनाना सीखो क्योंकि करना तो सबको आता है। वाइल कैटायन एक्स प्लस ऑक्युपाई, वो क्या ऑक्युपाई कर रहे हैं, ऑक्युपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल एंड 1/3 ऑफ 1/3 क्यों लिखे, एंड ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड, all the octahedral wide, all the octahedral wide, find the formula of compound। तुम थीम देखो, थीम कोई बहुत कठिन थोड़ी है, थीम अगर हमने जितना बोला होगा, अगर उस बात पे तुम ध्यान दिए होगे तो वही नॉर्मल पुरानी थीम है। अब करने का तरीका क्या होता है एक बार समझो, फिर बाकी दोनों पे अप्लाई करेंगे हम लोग। करने का तरीका ध्यान दो, यहां शुरुआत कैसे की जाती है, 3 लाइनें स्टार्टिंग की कॉमन होती हैं हर न्यूमेरिकल में, बिल्कुल रटी रटाई, तीनों लैंग्वेज। कौन कौन सी, शुरुआत यहां से करोगे, लेट द नंबर ऑफ एनायन, जो भी नंबर ऑफ एनायन है कौन, वाई माइनस, उनको तुम कितने मान लोगे, एन मान लोगे। मान लो एन है, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। एक बात याद करो, मैंने नहीं बोला था कि जो क्रिस्टल बनाते हैं, ये बात पहले बोला था, मैंने कहा था न्यूमेरिकल में यूज होगा, जितने नंबर ऑफ क्रिस्टल बनाने वाले रिस्पॉन्सिबल जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल होते हैं वो जितने होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल होते थे और टेट्राहेड्रल उसके डबल होते थे, ये पढ़ा रखा था। तो अगर एनायन के नंबर तुमने एन माने हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे, जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे वो उसके इक्वल ही आ जाएंगे, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड जो होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड जो होंगे वो 2n हो जाएंगे, डबल होते हैं उसके। तो ये 3 लाइंस, ये जो 3 लाइनें हैं ये बिल्कुल कॉमन है, चाहे जैसा न्यूमेरिकल आए इस टाइप में, इस तरीके का चाहे जैसा न्यूमेरिकल आए, 3 लाइनें तो बिल्कुल कॉमन है। जो भी एनायन हो उसको n मान लो, टेट्राहेड्रल डबल होते हैं, ऑक्टाहेड्रल उतने हो जाते हैं। अब अगली लैंग्वेज देखो, एक लाइन करना है, आंसर आ गया। फिर नंबर ऑफ आपको निकालने क्या है, आपको केवल बस ये निकालना है कि नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं, नंबर ऑफ एक्स प्लस निकाल लो, खत्म कहानी। नंबर ऑफ एक्स प्लस निकलेगा कैसे, लैंग्वेज को पढ़ के। एक्स प्लस है कहां कहां पे, देखो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल पे है और ऑल ऑक्टाहेड्रल पे है। तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, एंड का मतलब ऐड होना, प्लस होना, ठीक। तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल है कितने, 2n है, और ऑल द ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कितने हैं, केवल n है, तो ऐड करो 4n/3 प्लस n, तो ऐड कर लिया तो 7n/3, कहानी खत्म। आपको बस कैटायन और एनायन का रेशियो निकालना है। क्या निकला ये रेशियो, ये निकला 7n/3:n। एनायन हमेशा n ही आते, nn कट गया, रेशियो सॉल्व किया तो 7:3 आया, फॉर्मूला आ गया x7/3। पहले एक बार स्टेप देख लो सारे, मैं बाकी दोनों न्यूमेरिकल में यही स्टेप लगाऊंगा, कहीं कोई बदलाव नहीं। न्यूमेरिकल में तुम यही देखोगे कि जो भी एनायन हुआ करेगा वो एनायन की वैल्यू तुम सीधे क्या माना करोगे, n। टेट्राहेड्रल वाइड तुरंत डबल हो जाया करेंगे, 2n, ऑक्टाहेड्रल वाइड उतने ही रहा करेंगे। कैटायन की लैंग्वेज पढ़ लो, कैटायन कहां कहां पे हैं वो लैंग्वेज से पता चल जाएगा, जहां जहां पे हो उसके हिसाब से कैटायन के नंबर निकाल लो, कैटायन एनायन का रेशियो निकालो, आपके सामने फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। तो पिछला वाला भी आसान था, ये भी आसान था। अब चलो करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछो, पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बी जो क्रिस्टल बनाए उसे क्या मानोगे, n मानोगे। तो फिर वही टेट्राहेड्रल वाइड कितने हो जाएंगे, 2n, ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने हो जाएंगे, n। तो नंबर ऑफ ए निकालने हैं, तो नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे, कोई बताओ। ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल केवल इतने ही ऑक्युपाई कर रहा है, तो सॉल्व किया तो 4n/3, तो पूरा सॉल्व किया तो कैटायन इज टू एनायन कितना निकला, 4n/3 इज टू n, nn कट गया तो आया 4:3, फॉर्मूला आ गया A4B3। वही सेम तरीका है, सब में लगेगा। अगला क्वेश्चन भी करूंगा उसमें भी वही लगेगा, देखो कैसे। इसमें वही शुरुआत करेंगे, लेट द नंबर ऑफ, आप पूरी लैंग्वेज लिखा करो, लेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन कितने हैं। क्यों हमने ऑक्साइड आयन को शुरू किया, क्योंकि वही
क्रिस्टल बना रहा है, एनायन ही क्रिस्टल बनाते हैं, तो ऑक्साइड आयन के नंबर n मान लिया। तो फिर वही सेम लैंग्वेज कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितने हो जाएंगे n, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे 2n। 3 लाइन तो सेम है सब में, देखो। अब बस नंबर ऑफ कैटायन निकालने हैं। नंबर ऑफ कैटायन, कौन से कैटायन है, आयरन वाले, जो भी हो 3+2+ जो भी है, वो कितने हैं ये चेक करो लैंग्वेज से कि वो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल है। तो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल का मतलब 1/8 ऑफ 2n, क्योंकि टेट्राहेड्रल 2n होते हैं, तो 1/8 ऑफ 2n का मतलब इतना। और ऑल दी ऑक्टाहेड्रल, तो ऑल दी ऑक्टाहेड्रल का मतलब ऑक्टाहेड्रल होते हैं n, ऐड कर लो पूरे को, n/4 + n/2। सॉल्व किया तो 3n/4, रेशियो निकाल दो, Fe3 + H2O2- रेशियो निकाला, रेशियो निकला 3n/4 H2n, nn कट गया, रेशियो आया 3:4, फॉर्मूला आ गया Fe3O4। मुझे नहीं लगता कोई बहुत कठिन टास्क है, दोनों न्यूमेरिकल बड़े आसान हैं, बस आप टाइप को समझो और 5-5, 6-6 न्यूमेरिकल कर डालो आज ही। एक बार ये कर लिए, लिख लिए डायरी में, तो आपको फिर हेडक नहीं है पूरे साल भर का। लेकिन यार तुम ईमानदारी नहीं दिखाओगे अपनी पढ़ाई में, फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, इतना तो काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। दोनों की थीम भी हमने समझा दी, दोनों को किया कैसे जाता है, 3-3 न्यूमेरिकल भी हमने समझा दिए। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ एक बार। मृदुल समझ में आ गया, हर्षकांत? Yes, sir. ठीक है, चलो प्रियांशु सिंह तुम्हें समझ में आया बेटा? पलक? अरे तू बोल ही नहीं रहे, हम पूछे पलक बताओ तो ऐसे से कर रही है जैसे हम वहां समझ जाएंगे हम। यस सर, समझ आ हाँ, गया। नींद में जग रही क्या? ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक की चीजें बड़ी सिंपल हैं, आपको आराम से समझ में आई होंगी।